दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी के बारे में, जिन्हें हम जापानीज़ में शिचिबुकाई भी कहते हैं। ये 7 पायरेट्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और बाकी पायरेट्स इनके पास जाने से भी डरते हैं। मज़े की बात तो यह भी है कि गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, जिसके कारण ये अपने गैर कानूनी काम भी आसानी से कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट क्यों करती है। तो इसका ये रीज़न है कि योंको, जो कि 4 एम्परर्स ऑफ द सी हैं, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसलिए गवर्नमेंट उनकी बराबरी करने के लिए शिचिबुकाइज़ की हेल्प लेती है। तो चलिए अब हम इन्हीं शिचिबुकाइज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सग क्रोकोडाइल। सग क्रोकोडाइल सेकंड वॉरलॉर्ड था, जो कि हमें एनिमे में दिखाया गया था। और ये इकलौता शुरू में ये इकलौता बंदा था जिसने लूफी को हराया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। ये अल्बास्ता का मेन एंटागोनिस्ट था और इसने एक पूरे कंट्री में सिविल वॉर छुड़वा दी थी। बाद में इसका प्लान फ्लॉप हो गया था, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। और हाँ, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इसके लिए काम करती थी, जिसका नाम था बार्क बक्स, जिसमें बहुत ताकतवर पायरेट्स थे उस टाइम के हिसाब से, जैसे मिस्टर बन या फिर निको रॉबिन, जो कि अभी स्ट्रॉ हैट्स के क्रू पर है। और हाँ, क्रोकोडाइल एक वॉरलॉर्ड था और इसके पास भी एक डेविल फ्रूट पावर है, जिसका नाम है सैंड फ्रूट, जिससे ये सैंड को मैनिपुलेट कर सकता है और किसी भी जगह पर सैंड को ला सकता है। अब बात करते हैं नाइट ऑफ द सी जिम्बे की। जिम्बे सन पायरेट्स का एक मेंबर था। आफ्टर द डेथ ऑफ फिशर टाइगर, जिम्बे ने सन पायरेट्स के कैप्टन की पोजीशन को संभाला और कुछ टाइम बाद उसने वॉलआउट की पोजीशन भी ले ली। और ये पोजीशन उसने इसलिए ली थी ताकि वो अपने फिशमैन आइलैंड को सेफ रख सके। ये इसलिए क्योंकि फिशमैन और मरमेड का स्लेब प्राइस बहुत हाई है और यही रीज़न है कि फिशमैन्स को बाहर के पायरेट्स से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जिम्बे एक फिशमैन होने की वजह से फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और वो फिशमैन कराटे में भी एक्सपर्ट है, जिससे वो पानी में बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है। नेवी की तरफ से जिम्बे को बैटल ऑफ मरीन फोर्ड में भी इनवाइट किया गया था, पर उसने वो ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि एस उसका दोस्त था। इसी वजह से उसे वॉरलॉर्ड की पोजीशन से हटा दिया गया और उसे अरेस्ट करके इम्पेल डाउन की जेल में बंद कर दिया गया, जहां वो एस से मिला। एस ने जिम्बे से रिक्वेस्ट किया कि उसके मरने के बाद वो लूफी का ख्याल रखे, और एस के जेल से जाने के बाद ही जिम्बे लूफी से पहली बार मिलता है और लूफी जिम्बे को छुड़ाकर मरीन फोर्ड की तरफ जाता है ताकि वो एस को छुड़ा सके। उसके बाद भी जिम्बे ने लूफी की कई बार मदद की है, जैसे कि होल के आइलैंड से भागने में। वॉरलॉर्ड की पोजीशन छिन जाने के बाद जिम्बे ने बिग मॉम के अंडर में भी काम किया ताकि वो अपने फिशमैन आइलैंड को सेफ रख सके। बट आफ्टर होल के आइलैंड आग, जिम्बे डिसाइड करता है कि वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट, डॉनक्यूर डोफ्लेमिंगो। डोफ्लेमिंगो प्रोबेबली वर्स्ट कैरेक्टर है वन पीस का, जिसने अपने बाप और अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। अगर बात करें उसके पास्ट की, तो उसके पिता एक वर्ल्ड नोबल थे, पर वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं क्योंकि वर्ल्ड नोबल्स को कोई भी पसंद नहीं करता। गवर्नमेंट तो वैसे ख़राब है। एनिमे में डोफ्लेमिंगो ड्रेसरोसा नाम की कंट्री को रूल करता है, जहां उसके अंडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स भी काम करते हैं। इनफैक्ट काइडो के लिए स्मेल डेविल फ्रूट भी डोफ्लेमिंगो ही सप्लाई कराता था अपने अंडरवर्ल्ड नेम जोकर के साथ, और हाँ, उन्हें बनाता था सीजर। इसके अलावा डोफ्लेमिंगो के पास एक डेविल फ्रूट एबिलिटी है, जो कि है स्टिंग फ्रूट की। इस फ्रूट की पावर की वजह से डोफ्लेमिंगो अपनी बॉडी से इन्फिनिटेड स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, ये अपने जो घाव होते हैं उनको भी सही कर सकता है। डोफ्लेमिंगो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मराइस चॉइस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, उसके डार्क सीक्रेट्स भी। तो हाँ, हमें आगे जाके ये कैरेक्टर शायद देखने को मिले, क्योंकि हाँ, इसका इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। सो देखते हैं। नंबर 4, गेकोमोरिया। गेकोमोरिया जो कि थिलाबाग पायरेट का कैप्टन है। इसके अलावा वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पायरेट सिर्फ थिलाबाग को भी ओन करता था, जिसका साइज ऑलमोस्ट एक आइलैंड के बराबर था। गेकोमोरिया के पास शैडो फ्रूट की पावर है, जिससे ये अपनी या अपने अपोनेंट की शैडो को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी शैडो उसके लिए फिजिकली भी फाइट कर सकती है और उसके अलावा ये अपने अपोनेंट के शैडो को भी चुरा सकता है। इसी पावर की हेल्प से मोरिया ने अपने मर चुके क्रूमेट्स को वापस से जिंदा कर लिया था और थिलाबाग आर्क के दौरान से लूफी के शैडो को चुरा के ओर्स नाम के एक जायंट में डाल दिया था। अगर हम उसके डेविल फ्रूट पावर्स को साइड में भी रख दें और उसकी अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो मोरिया फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। उसकी जायंट बॉडी उसे काफ़ी सारी फिजिकल पोटेंशियल प्रोवाइड करती है लड़ने के लिए, पर उसके डेविल फ्रूट को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसकी फिजिकल पावर्स थोड़ी वीक हो गई हैं। बट हाँ, अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और हाँ, उसका वानो में अभी रोल होने वाला है। नंबर 5, बार्टोलोमियो कुमा। बार्टोलोमियो कुमा वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। कुमा पहले रिवॉल्यूशनरी आर्मी का मेंबर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो एक वॉरलॉर्ड बन जाता है, बस नाम के लिए। क्योंकि असली कारण तो ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है। और करता कौन है? वेगापंक, जो कि खुद एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की बात हम और किसी वीडियो में कर लेंगे। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। कुमा ने स्ट्रैट को सबॉडी पर अलग कर दिया था विद हिज डेविल फ्रूट पावर्स।
जिससे वो मतलब किसी को भी टच करके किसी को भी किसी भी आइलैंड पर भेज सकता है, मतलब भेज नहीं फेंक सकता है। अभी कुमा सिर्फ एक साइबॉग है जो कि स्लीव है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, और रिवॉल्यूशनरी आर्मी उसको बचाने के लिए मराइस चॉइस गई हुई है। ये बात हमें वानों में पता लगती है। तो वहाँ देखते हैं कि वो लोग उसको बचा पाते हैं कि नहीं। और हाँ, इसका क्या हुआ है अभी तक मुझको पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी एनिमे में 930 एपिसोड पे हूँ। मैंने अभी एनिमे पूरा कंप्लीट नहीं किया है, और हाँ, मांगा मैं पढ़ता नहीं, तो अभी मुझको नहीं पता है। अभी शायद क्या पता कुछ हो गया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ये मत कहना कि ये हो गया वो हो गया, तो बस बताने के लिए। नेक्स्ट पायरेट एम्प्रेस बोआ हैनकॉक। बोआ हैनकॉक पूरे एनिमे की मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसको देखने के बाद लोग उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बोआ हैनकॉक अमेज़न लिली आइलैंड को रूल करती है और वो कुजा पायरेट्स की कैप्टन भी है। इसके अलावा बोआ हैनकॉक को वॉरलॉर्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पोजीशन पर वो सिर्फ इसलिए है ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके आइलैंड पर कभी ना आए। सुंदर होने के साथ ही बोआ हैनकॉक बहुत स्ट्रांग भी है। बाकी कैरेक्टर की तरह वो हैनकॉक के पास भी एक टेल फ्रूट एबिलिटी है जो कि है लव फ्रूट। अगर कोई भी हैनकॉक के लिए लस्टफुल फीलिंग रखता है तो हैनकॉक उसे तुरंत स्टोन में कन्वर्ट कर सकती है। इससे सिर्फ कुछ ही लोग बच सकते हैं, जिनमें एक है लूफी। हैनकॉक के पास्ट के बारे में बात करें तो जब वो छोटी थी तब वर्ल्ड नोबल्स ने उसे और उसकी 2 बहनों को पकड़कर स्लिप्स बना लिया था, जहां उन्हें ज़बरदस्ती डल फ्रूट खिलाए गए ताकि वो वर्ल्ड नोबल को एंटरटेन कर सकें। इन्हीं कुछ इवेंट्स की वजह से हैनकॉक को मर्दों से नफरत हो गई। पर लूफी के आने के बाद ये सब कुछ बदल गया। लूफी के थॉट्स और एक्शंस ने हैनकॉक को इतना इम्प्रेस कर दिया कि हैनकॉक को लूफी से वन साइड लव हो गया। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उसी की मदद से लूफी इम्पल डाउन में एंट्री ले पाया और मरान फोर्स से सही सलामत निकल पाया। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो गाइस, बड़े टाइम बाद मुलाकात हुई, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। दैट्स माय विशेस फॉर यू। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रैक्यूल दी मीहॉक। मीहॉक करंटली वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ट्समैन है। वो इतना स्ट्रांग है कि एक बड़ी मीटियोर को धूल में बदल देना उसके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। मीहॉक सैंक्स का राइवल हुआ करता था, पर जब सैंक्स ने लूफी को बचाने के लिए अपना एक हाथ खो दिया तब मीहॉक ने डिसाइड किया कि अब वो कभी सैंक्स से फाइट नहीं करेगा। मीहॉक की पहली एक्सपीरियंस बराती आग के दौरान हुई थी, जहाँ पर वो जोरो की 3 शॉट स्टाइल को सिर्फ एक चाकू की मदद से हरा देता है, जो कि उसके ओरिजिनल ब्लेड के सामने कुछ भी नहीं है। मीहॉक का ओरिजिनल ब्लेड है ब्लैक ब्लेड, जो कि पूरे एनिमे का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड्स में से एक है, जो कि पूरी तरह से हाकी से एनहेंस है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ब्लैक ब्लेड ना काट सके। बाकी पायरेट्स की तरह मीहॉक का कोई भी क्रू नहीं है। वो अकेले ही ट्रैवल करना पसंद करता है, वो भी अपनी छोटी सी बोट पर। मीहॉक के पास कोई भी डल फ्रूट एबिलिटी नहीं है और ना उसे उसकी कोई ज़रूरत है। मीहॉक ने बैटल ऑफ मरीन फॉर्ड में भी पार्टिसिपेट किया था, जहाँ उसने वाइट बियर्ड पायरेट्स के कई स्ट्रॉन्ग सॉर्ट्समैन से फाइट किया था। पर सैंक्स के आने पर वो बैटल फील्ड छोड़ देता है, क्योंकि सैंक्स से लड़ने की कोई भी बात नहीं हुई थी। टाइम स्किप के वक्त जोरो ने मीहॉक से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे ट्रेन करे, और मीहॉक ने जोरो की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। फिर अगले 2 साल तक मीहॉक ने जोरो को ट्रेन किया। उसके बाद अब तक मीहॉक में एनिमे में नहीं देखा है। तो दोस्तों, अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है सोननवर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।